नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसको सुनकर कुछ लोग इलॉन मस्क को देश में इनवाइट करने लगे। असल में उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख टन लिथियम मिला है। अब बात कुछ ऐसी है, लिथियम को आज के दिन व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और आपके स्मार्टफोन में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स की गाड़ियों में जहां जहां लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां वहां लिथियम की जरूरत पड़ रही है और आज के जमाने में ये एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया भर के लिथियम रिजर्व्स देखोगे किस देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो चिली देश नंबर 1 पे आता है 9.2 मिलियन टन रिजर्व्स के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 5.7 मिलियन टन। क्या इसका मतलब अब ये हुआ कि इंडिया में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम के? और क्या ऐसा होने का मतलब है कि देश की अब लॉटरी लग चुकी है? जैसे गल्फ देश अमीर बने ऑयल के सहारे, क्या इंडिया अब अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे? आज के इस वीडियो में आइए इन सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। Lithium batteries into baggage which goes into the hold. लिथियम के भंडार का पता लगाया है। एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि आज के दिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिथियम एक बहुत वैल्यूएबल मेटल है। आपके सारे स्मार्टफोन्स में, जिस भी कंपनी का स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके फोन में या तो लिथियम आयन बैटरी डली है या लिथियम पॉलीमर बैटरी डली है। इसके अलावा ऑलमोस्ट कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो कि आज के दिन बनाई जा रही है, किसी भी कंपनी की हो, ऑलमोस्ट सब में लिथियम बैटरीज डली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी और बैटरीज जैसे लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। वजन इनका 50 से 60% कम है और एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा है। यहां तक कि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के लिए पावर ग्रिड्स में भी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ की लिथियम बैटरीज और 170 करोड़ का लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था बाकी देशों से साल 2020-21 में। और जो ग्लोबल लिथियम मार्केट है 2021 में उसकी टोटल वैल्यू थी 60,000 करोड़ की। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 तक इसकी वैल्यू 1.3 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे सोलर और विंड एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कोल पावर प्लांट्स की जगह, वहां वहां हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं उन्हें इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी और जिनकी क्वालिटी के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कितना लिथियम रिजर्व यहाँ पर मौजूद है, उस लिथियम की क्वालिटी क्या होगी, क्या उसे इकोनॉमिकली माइन करना पॉसिबल होगा या नहीं ये हम नहीं जानते, कितना खर्चा आएगा, क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में अभी हम ज्यादा नहीं जानते। क्योंकि इस ग्राफ में देखिए इन्फर्ड रिसोर्सेज के ऊपर है इंडिकेटेड रिसोर्सेज, फिर मेजर्ड रिसोर्सेज, प्रूवन रिजर्व्स, प्रोबेबल रिजर्व्स। वाई एक्सिस पर है कि हमें जियोलॉजिकली कितना पता है एक जगह के बारे में, और एक्स एक्सिस पर है बाकी और फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिकली पॉसिबल होगा या नहीं माइन करना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद इसे G3 कैटेगरी ऑफ इनिशियल असेसमेंट में डाला है। उन्होंने खुद कहा है कि अभी और रिसर्च और स्टडीज करने की जरूरत है इसे G1 या G2 कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए। इन ऊपर की कैटेगरीज में जाकर उन्हें माइनेबल रिजर्व्स कहा जा सकता है और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना टन लिथियम मौजूद है, कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है। और इस स्टेज तक पहुंचने में दोस्तों मिनिमम 5 से 7 साल का समय लग सकता है जब तक हम इन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। 2 साल पहले 2021 में सिमिलर सी खबर आई थी कर्नाटका से, जब सरकार ने कहा उन्हें 1,600 टन लिथियम मिला है। वो वाला लिथियम भी दोस्तों इन्फर्ड कैटेगरी का ही था। लेकिन अभी वाली खबर में लिथियम की संख्या कई गुना ज्यादा है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व साउथ अमेरिका के चिली देश में मौजूद हैं 9.2 मिलियन टन। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में रिजर्व पाया गया है। अगर इस लॉजिक से कंपेयर किया जाए तो बोलीविया देश में दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स मिलेंगे इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में 21 मिलियन टन। दुनिया भर में नॉन सप्लाई है एट 89 मिलियन टन। फिर भी इसका मतलब हुआ कि इंडिया में दुनिया का टोटल 5.5% लिथियम रिजर्व मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। लिथियम इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो आधे से ज्यादा ग्लोबल लिथियम रिजर्व सिर्फ 3 साउथ अमेरिकन देशों में है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया।
दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 प्लेयर है यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करने में। दुनिया भर में बनने वाली सारी लिथियम बैटरीज में से 75% से ज्यादा सिर्फ चाइना में बनती हैं। और एक रीसेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के स्टडी के अकॉर्डिंग चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर है चिली एट 29%, थर्ड पे अर्जेंटीना 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया 52% शेयर है सबसे ज्यादा, फिर चिली 22% और फिर चाइना एट 13%। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि चाइना में ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग लिथियम की चाइना में सबसे ज्यादा करी जाती है। इतना फोकस किया उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने में वहां पर। अब लिथियम माइनिंग करते वक्त ऑब्वियसली एक भारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट पड़ती है। और चीजों की माइनिंग की तरह लिथियम माइनिंग में भी पानी का, सॉइल का और एयर का पोल्यूशन होता है। जो लिथियम को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 2.2 मिलियन लीटर्स पानी लगता है। ये उतना पानी है जितना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में होता है। दूसरा, लिथियम की एक्सट्रैक्शन हार्ड पत्थरों से और अंडरग्राउंड ब्राइन रिजर्वॉयर से अक्सर करी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, क्या लिथियम माइनिंग से हमें जोशीमठ जैसे इंसिडेंट्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर सरकार इसी तरीके से इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को नजरअंदाज कर दे तो। तीसरा, माइनिंग से होने वाली एयर और सॉइल पोल्यूशन का क्या? ये बात सच है कि लिथियम का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में, जिससे ओवरऑल कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माइनिंग से निकलने वाले कार्बन एमिशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किससे नुकसान ज्यादा हो रहा है और क्या करना बेटर ऑप्शन है। अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देशों में इसी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए अब हम मान लेते हैं कि जो 60 लाख टन रिजर्व्स मिले हैं वो प्रूवन रिजर्व्स हैं, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा इन्हें माइन करना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट इसका ज्यादा नहीं होगा, उसे अकाउंट में लिया जा रहा है, तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर और जियोपॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये सारी असम्पशंस लेकर चले तो इंडिया की सिचुएशन गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन से काफी सिमिलर हो जाएगी, जिनकी किस्मत पलट गई थी जब उन्हें तेल मिला। इतिहास में देखना है बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग देशों ने किस तरीके से रिएक्ट किया और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा जब भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज मिले किसी देश में। इसके कई पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं। गल्फ कंट्रीज के अलावा नॉर्वे देश जहां पे ऑयल पाया गया, ऑस्ट्रेलिया, छोटे छोटे बोट्सवाना और रवांडा जैसे देश जिनकी हालत चमकी, लेकिन साथ ही साथ इसके उल्टे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। ऐसे देश जिनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज एक शराब बन गए और देश को नुकसान उठाना पड़ा उनकी वजह से, जैसे कि कॉन्गो, बोलीविया और नेदरलैंड्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेदरलैंड्स देश का केस इतना फेमस है कि इसके अराउंड पूरे इस फिनोमिना का नाम भी रखा गया है, डच डिजीज। क्या है ये डच डिजीज? इसे एक रिसोर्स कर्स भी कह सकते हो। एक ऐसी बीमारी जो उन देशों में देखने को मिलती है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर तरीके से पाए जाते हैं। देखकर लगता है कि उस देश को अमीर बन जाना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, लेकिन उल्टा ही होता है। साल 1977 में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इस डच डिजीज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था नेदरलैंड्स का केस समझाते हुए। एक्चुअली हुआ क्या था कि साल 1959 में नेदरलैंड्स में भारी गैस रिजर्व्स पाए गए थे। इसके चलते इन्होंने नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ, लेकिन करीब 10 साल बाद जाके 1970 से 77 का जो पीरियड था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% तक बढ़ गया, जो कि पहले 1% के अराउंड हुआ करता था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इकोनॉमिस्ट बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये जो गैस पाई गई है ये कोई खजाना है या फिर कोई शराब है? कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं ये खजाना ही शराब है? इसका इंपैक्ट दो तरीकों से देखने को मिलता है। पहला, जब किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है